Spherical trigonometry. Spherical trigonometry is the branch of spherical geometry that deals with the relationship between trigonometric functions of the sides and angles of the spherical polygons, especially spherical triangles, defined by a number of intersecting great circles on the sphere. ओके तो अगर हम प्लेन सर्वे कोई कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्लेन जियोमेट्री यूज़ करते हैं, यानी कि अर्थ जो है वो हम फ्लैट, अर्थ इज़ फ्लैट, ऐसा हम कॉन्सेप्ट लेके प्लेन सर्वेइंग करते हैं। लेकिन अगर हम जियोडेटिक सर्वे कर रहे हैं या फिर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कैलेस्ट्रियल स्फीयर को ध्यान में लेते हैं। तो स्फीयर के ऊपर जो हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उसके जो रूल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जो प्लेन ट्राइंगल था तो उसका हमें मालूम है इंटरनल एंगल जो तीनों की तीनों है उसका टोटल जो है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। लेकिन स्फीरिकल ट्राइंगल के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो एंगल है वो 180 डिग्री ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके तो स्फीरिकल ट्राइंगल क्या है? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा कोई अर्थ जैसा शेप है, ओके तो उसके अंदर हम ग्रेट सर्कल यहाँ पे लिखा है। ओके तो ग्रेट सर्कल क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा कोई स्फीरिकल ट्राइंगल है, वो ऐसा हमें कोई ट्राइंगल बनाना है फॉर एग्जांपल, तो अर्थ को हम ले लेते हैं तो 3 बार हम उसको कट करते हैं तो एक हमें ट्राइंगुलर शेप मिलेगा। तो वो जो शेप होगा वो कर्वेचर के अंदर होगा। ट्राइंगल जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा, प्लेन ट्राइंगल नहीं होगा, कर्वेचर वाला ट्राइंगल होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्फीरिकल ट्राइंगल। ओके तो उसके लिए जो हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं तो उसके हम स्फीरिकल ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ओके तो स्फीरिकल ट्राइंगल कैसे बनाते हैं? तो मैंने यहाँ पे एक जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है जिसके अंदर जो है वो पोटैटो लिया है एक, और पोटैटो को जो है वो मैंने कट किया है, स्लाइसिस की है, ताकि हमें मालूम चले कि जो ट्राइंगल स्फीरिकल है वो कैसा दिखता है, एक्चुअली वो प्लेन ट्राइंगल से कैसे अलग है। तो मैंने एक पोटैटो लिया था और उसको नाइफ से 3 बार कट किया है। अब जो मैं नाइफ से कट कर रहा हूँ तो ये मेरा ग्रेट सर्कल है, ये मैंने एक बार कट किया तो एक ऐसा सर्कल बना इस ओर, तो ये मेरा एक ग्रेट सर्कल हो गया। तो एक ग्रेट सर्कल से मैंने एक प्लेन से कट किया, अब मैं दूसरी प्लेन से कट कर रहा हूँ। ये जो नाइफ है सेकेंड टाइम मैंने कट किया तो ये दूसरा ग्रेट सर्कल हो गया। तीसरी बार मैं कट करूँगा तो तीसरा ग्रेट सर्कल हो जाएगी, यानी कि तीसरी प्लेन हो जाएगी। तो अब जो क्रिएट हुआ है स्फीयर के ऊपर वो है ट्राइंगल। आप देख सकते हैं कर्वेचर वाला एक ट्राइंगल बन गया है। अब इस ट्राइंगल को हम एनालिसिस जो करते हैं तो उसके लिए जो हम मैथ्स यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्फीरिकल ट्रिगोनोमेट्री। तो स्फीरिकल ट्रिगोनोमेट्री जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो है वो फॉर्मुलेशन भी अलग अलग होते हैं। जो स्फीरिकल ट्राइंगल्स होते हैं तो स्फीयर के ऊपर जो भी हम ट्राइंगल लेते हैं उसके अंदर के जो एंगल्स है उसकी साइड से वो सब हमको ध्यान में लेना पड़ता है और उसके मुताबिक जो है वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलास है वो हमें डायरेक्टली एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि अभी हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे उसका। तो स्फीरिकल ट्रिगोनोमेट्री है उसके अंदर 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पर स्केच ड्रॉ किया है। अगर आपको याद रखना है कि कौन सा एंगल कहाँ पर है, कौन सी का साइड कहाँ पे है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। फर्स्ट रूल है साइन रूल, तो वो हम प्लेन ट्राइंगल के अंदर जो यूज़ करते हैं वैसा ही है। साइन ए इज इक्वल टू साइन, सामने वाली साइड जो है वो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइड बाई साइन बी, साइन सी डिवाइड बाई साइन सी। फिर जो है दूसरे स्फीरिकल ट्राइंगल के लिए जो रूल है वो है कोसाइन रूल, वो भी यहाँ पे लिखे हैं। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी कॉस ए एंड सो ऑन। ओके तो अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, अगर आपको याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके नेक्स्ट है हाफ एंगल एंड हाफ साइड फॉर्मूला। वो भी स्फीरिकल ट्राइंगल के अंदर यूज़ होते हैं कि जब भी आपको कोई साइड या फिर एंगल है वो क्रॉस चेक करना है या फिर किसी और रीडिंग के ऊपर से डिपेंडेंट रीडिंग लेना है तो आप हाफ एंगल एंड हाफ साइड फॉर्मूला यूज़ करके ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 6 फॉर्मूला दिए गए हैं। साइन 1 ऑफ ए, कोस 1 ऑफ ए, टेन 1 ऑफ ए, फिर जो है साइन 1 ऑफ स्मॉल ए यानी कि ए साइड है वो वाली, साइन 1 ऑफ ए साइड, टेन 1 ऑफ ए साइड। ओके फिर जो है वो है नेपियर्स एनालॉजीज। तो उसके लिए भी 4 फॉर्मूला है। वो नेपियर्स जो एनालॉजी है वो टेन थीटा के बेस पे है। तो टेन 1 ऑफ ए प्लस बी एंगल, टेन 1 ऑफ ए माइनस बी एंगल, टेन 1 ऑफ ए साइड प्लस बी साइड, टेन 1 ऑफ ए साइड माइनस बी साइड। उसका अगर आपको थीटा एंगल्स मेजर करना है तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा एनिमेशन देखते हैं ताकि हमें पता चले कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स है अलग अलग सारी की सारी वो स्केच में हम कैसे दिखा सकते हैं या तो फिर एक्चुअल में वो कैसी होती है या फिर उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एनिमेशन देखेंगे ताकि हमें उसके ऊपर से जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स है वो हम लिख सकें। ओके, तो ओवरऑल जिसके अंदर हम सर्वे करते हैं तो वो हमारा होता है कैलेस्टियल स्फीयर। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम करते बनाते हैं तो उसे हॉरिजन कहते हैं, और जेनिथ और नेडिर के अंदर से हम पसार करते हैं तो उसे हम वर्टिकल सर्कल कहते हैं। अगर हमारी अर्थ की एक्सिस ले लें तो एक्सिस के हम ऊपर वाले एक्सिस को नॉर्थ पोल और नीचे को साउथ पोल बोलेंगे, और उसके ऊपर से जो सर्कल पसार होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कल बोलते हैं। फिर इक्वेटर के ऊपर से राइट एंगल से होता है तो उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। फिर जो यहाँ पे एस पॉइंट दिखाया है वो है कैलेस्टियल बॉडी। फिर एच एंड एस डैश पॉइंट जो यहाँ पे दिखाया है वो है हमारा एजीमुथ ऑफ द कैलेस्टियल बॉडी। ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो हम अभी इन डिटेल देखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये स्केच की जो डेफिनेशन है वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये स्केच आप ड्रॉ कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है वो हम इसके ऊपर से हमारी जो डेफिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट वो लिख सकें। वो जो सेम स्केच था एनिमेशन वही यहाँ पे दिखाया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, वन बाय वन जो है वो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कैलेस्टियल स्फीयर है। कैलेस्टियल स्फीयर क्या है? एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ infinite radius with Earth at its center and other celestial bodies studded on its inside surface is known as celestial sphere। ओके, तो यहाँ पे आप कैलेस्टियल स्फीयर, इन शॉर्ट हम बोले कैलेस्टियल स्फीयर क्या है तो हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए कोई बाउंड्री बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अर्थ का कोई ऑब्जर्वेशन लेना है तो उसके इर्द गिर्द हम जो है वो सर्कुलर बाउंड्री डिफाइन करते हैं। तो वो जो सर्कुलर बाउंड्री है उसे हम क्या बोलते हैं? कैलेस्टियल स्फीयर बोलते हैं। वो खुद अर्थ हो सकती है या फिर अर्थ के बाहर का एरिया हो सकता है। अगर हम सोलर सिस्टम का सर्वे कर रहे हैं तो उसका जो कैलेस्टियल स्फीयर है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक जो है छोटा सा कैलेस्टियल स्फीयर का एनिमेशन दिखा है तो ताकि आपको पता चले कि कैलेस्टियल स्फीयर का ऑब्जर्वेशन के लिए कैसे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये हमें ऑब्जर्वेशन के लिए ये सरफेस यूज़ करनी है तो उसके इर्द गिर्द जो हम एक सर्कल, इमेजिनरी सर्कल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैलेस्टियल स्फीयर, जिसके अंदर जो है वो हमें एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करना है। उसके बाद है ग्रेट सर्कल। The imaginary line of intersection of an infinite plane passing through the circle of the earth and circumference of the celestial sphere is known as great circle। अगर हम अर्थ का सर्वे कर रहे हैं या फिर किसी भी कैलेस्टियल स्फीयर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर या फिर ऑब्जेक्ट का सर्वे कर रहे हैं तो उसको हम अगर कट करते हैं तो कट की वजह से जो है कैलेस्टियल स्फीयर के अंदर कोई एक सर्कल बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है तो एक प्लेन से कट किया है तो आप ये सर्कल देख सकते हैं। तो ये जो सर्कल है उसको हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल अगर आप वर्टिकल कट कर रहे हैं तो उसको वर्टिकल मेरिडियन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो उसको इक्वेटर बोलेंगे, इंक्लाइन कर रहे हैं तो उसको ऑब्लिक बोलेंगे। तो ये जो है वो सारे के सारे ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल यानी कि जो हम कट आउट कर रहे हैं उसकी वजह से जो सर्कल क्रिएट हो रहा है हमारे कैलेस्टियल स्फीयर के ऊपर, इमेजिनरी सर्कल, तो उसको हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जेनिथ। If a plumb line through an observer is extended upward, the imaginary point at which it appears to intersect the celestial sphere is known as zenith. The imaginary point at which it appears to intersect downward in the celestial sphere is known as nadir। ओके, तो जेनिथ एंड नेडिर ऑलमोस्ट इजी है कि अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो कैलेस्टियल स्फीयर हमने जो इमेजिनरी एज्यूम किया है तो हम जहाँ से सर्वे कर रहे हैं तो उसका जो एग्जैक्ट टॉप पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनिथ बोलते हैं, और एग्जैक्ट बॉटम पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? नेडिर बोलते हैं। यानी कि कैलेस्टियल स्फीयर है जो है उसके ऊपर का जो पॉइंट है, टॉप पॉइंट, उसको हम जेनिथ बोलते हैं और बॉटम पॉइंट जो है उसको हम नेडिर बोलते हैं। फिर है वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल, great circle passing through zenith and nadir is known as vertical circle। ओके, तो अगर हमारा ग्रेट सर्कल है वो जेनिथ एंड नेडिर के ऊपर से पसार हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल सर्कल। यहाँ पे जैसे दिखाया था ये वाली में जो मेरिडियन है यहाँ पे लिखा है वो वर्टिकल है, वर्टिकल ग्रेट सर्कल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल सर्कल।
Great circle perpendicular to the line joining the zenith and nadir is known as horizon. यानी कि जो जेनिथ और नेडिर की जो लाइंस थी, ओके, उसको अगर हम सर्कल के और कर लेते हैं वर्टिकल सर्कल के ओके, तो उसको जो परपेंडिकुलर सर्कल है यानी कि एच और एस डैश, तो वो हमारा जो हो जाएगा वो सर्कल जो है वो हॉरिजॉन सर्कल कह सकते हैं या फिर हॉरिजॉन भी उसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो ऑब्जर्वर है उसके जो वहाँ पे खड़ा है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसको हम हॉरिजॉन कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पोल्स। If the axis of rotation of Earth is imagined to be extended infinitely in both directions, the points at which it meets the celestial sphere are known as poles. The point of intersection is the northern hemisphere is known as northern celestial pole and that in the southern hemisphere as southern celestial pole. यानी कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है जिस एक्सिस पे हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, तो उसको दोनों को जो पोल है उसको हम नॉर्थ पोल, नॉर्थ कैलेस्टियल पोल या फिर साउथ कैलेस्टियल पोल बोल सकते हैं। यानी कि पोल जो है वो है हमारा नॉर्थ एंड साउथ जो पॉइंट है वो होगा। नेक्स्ट है इक्वेटर। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग कैलेस्टियल पोल विथ कैलेस्टियल स्फीयर। तो हमारे जो इक्वेटर की लाइन जो है उसको यहाँ पे जैसे लिखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग कैलेस्टियल पोल। यानी कि जो कैलेस्टियल पोल है उसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन ले लेते हैं तो उसके अंदर से कोई ग्रेट सर्कल पसार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। फिर नेक्स्ट है आवर सर्कल। ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू कैलेस्टियल पोल is known as our circle, also known as declination circle। ओके, तो जो ग्रेट सर्कल है हमारा एक जो सर्कल है वो अगर पोल के अंदर से पसार हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवर सर्कल। ओके, तो यहाँ पर पोल है उसके अंदर से ये सर्कल पसार हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवर सर्कल। यानी कि पी से पी डैश पॉइंट तक जो हमारा सर्कल है उसको हम अवर सर्कल बोलेंगे। मेरिडियन। The hour circle passing through observer's zenith and nadir is known as observer's meridian or meridian. It represents the north-south direction at observer station। ओके, तो यहाँ पे क्या है मीनिंग है कि हमारा ऑब्जर्वर है उसका कोई जेनिथ और नेडिर होगा तो उसके अंदर से जो हमारी मेरिडियन कोई ग्रेट सर्कल पसार हो रहा है तो उसको हम मेरिडियन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो मेरिडियन है वो क्या होगा, कोई ऑब्जर्वर हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़ा है तो उसके जेनिथ और नेडिर के अंदर से जो सर्कल पसार हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, जो यहाँ पे येलो कलर से दिखाई गई है। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। The altitude of celestial body is the angular distance measured along a vertical circle passing through the body. It is considered as positive if the angle measured is above horizon and below horizon it is considered as negative। ओके, तो अल्टीट्यूड जो है वो क्या है, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वर है उसके ओरिजिन से जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ पे एक इमेज दिखाई है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक स्टार है तो उसका ओरिजिन के साथ हम अगर हम एंगल मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एंगल को एल्टीट्यूड बोलेंगे। ओके, तो एल्टीट्यूड जो है वो हम किसी भी चीज़ का हाइट यानी कि उसका वर्टिकल एंगल क्या है वो मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन के नीचे है तो उसको हम एज अ नेगेटिव लेंगे। अब नेक्स्ट है एजीमुथ। एजीमुथ देखने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक एनिमेशन देखते हैं। तो एजीमुथ of a celestial body is the angular distance measured along the horizon from observer's meridian to the foot of vertical circle passing through celestial body। ओके, तो यहाँ पर एनिमेशन दिखाया गया है दो एंगल से है, एक एलिवेशन से और एक प्लान से है। अगर आप एलिवेशन में से देखें तो इस स्टार का जो है वो हमें एजीमुथ फाइंड करना है फॉर एग्जांपल, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसकी जो है स्टेबल फिगर भी यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टार है उसका हमें वर्टिकल एंगल मेज़र करना है। ओके, तो हमने फॉर एग्जांपल उसका वर्टिकल एंगल मेज़र किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड बोलेंगे। ओके, तब अगर इस यही इमेज जो है उसको हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसे दिखेंगे, ये पी पॉइंट दिखेगा, एस पॉइंट दिखेगा। ओके, तो ये जो हमारा है वो क्या है, ये जो एस है उसके अंदर से पसार हो रहा है ये वर्टिकल सर्कल है। ओके, वर्टिकल सर्कल यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, उसके ऊपर कोई स्टार है। ओके, तो जो हमारा पोल है नॉर्थन पोल
उसके विथ रिस्पेक्ट के अंदर जो हम एंगल मेज़र करते हैं हमारा स्टार का वर्टिकल सर्कल का, तो हॉरिजॉन्टल एंगल जो हम मेज़र करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, एजीमुथ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी लिखा है स्टार है उसका वर्टिकल एंगल मेज़र करते हैं तो उसे अल्टीट्यूड बोलते हैं, और नॉर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ तक हम मेज़र करते हैं हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल सर्कल का एंगल है उसको हम एजीमुथ बोलते हैं। तो कोई भी हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी मेजर कर रहे हैं तो उसको दो कोऑर्डिनेट के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, अल्टीट्यूड एंड एजीमुथ के अंदर। तो अल्टीट्यूड एंड एजीमुथ है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा जो है वो वीडियो है वो हम देखते हैं। ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के अंदर भी अवेलेबल है, जो चैनल है हमारी उसके अंदर। तो वो अब हम देखते हैं कि एजीमुथ और अल्टीट्यूड हम मैन्युअली कैसे फाइंड कर सकते हैं मिनिमल टूल का यूज़ करके। गुड मॉर्निंग, इट्स एक्चुअली मॉर्निंग राइट नाउ। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आज कि किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी का एजीमुथ एंड एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी जो है वो हमें दिख रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सन। तो आज हम उसका एजीमुथ एंड एल्टीट्यूड दोनों ही फाइंड करेंगे, जो हमारा सन है उसका। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एजीमुथ क्या है और लैटिट्यूड क्या है। The azimuth of celestial body is the angular distance measured along the horizon of observer's meridian to the foot of vertical circle passing through the celestial body। तो अभी जो है यहाँ पे एलिवेशन और प्लान दोनों के दोनों दिए गए हैं। तो अगर हम एलिवेशन में देखें तो फॉर एग्जांपल हमारा जो ए पॉइंट है ये हमारा सन है। ओके, ये जो वाला पॉइंट है। तो अभी हम जो सन को देख रहे हैं, तो अगर हम ओ से एस का वर्टिकल एंगल अगर मेज़र करते हैं हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में तो उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। और नॉर्थ डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ये वाली है, तो यहाँ पे सन का कोई प्रोजेक्शन होगा तो नॉर्थ और जो हमारा प्रोजेक्शन है सन का उसके बीच का जो एंगल मेज़र करते हैं तो उसे हम ये बोलते हैं। अगर हम इसे प्लान में से देखें तो सन का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे प्लान में यहाँ पे होगा। ओके, तो नॉर्थ के विथ रिस्पेक्ट में अगर हम एंगल मेज़र करते हैं तो उसे हम एजीमुथ बोलेंगे। आपने शायद इसे वॉल सर्कल बेरिंग भी बोला होगा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। ओके, वही एजीमुथ है। अगर हम इसे 3D में देखें तो ज़्यादा आइडिया आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है वो हमारी हॉरिजॉन है जहाँ पे हम खड़े रहते हैं। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एम से दिखाया है वो हमारा सन है। ओके, ये जो पॉइंट है। ओके, तो अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो हमारी हॉरिजॉन है उसके विथ रिस्पेक्ट में वर्टिकल एंगल अगर हम मेज़र करते हैं तो ये वाला एंगल, तो ये जो हमारा एंगल है वो हमारा होगा एल्टीट्यूड। ओके, और वही जो एंगल है उसका प्रोजेक्शन हम अगर बी में लें तो हॉरिजॉन के ऊपर ही हॉरिजॉन्टली अगर हम एंगल मेज़र करते हैं विथ नॉर्थ रिस्पेक्ट में तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है नॉर्थ से मेज़र करते हैं तो वो हमारा होगा एजीमुथ। तो अभी जो है मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग, तो सन जो है उसका हम अभी एजीमुथ मेज़र करेंगे। एजीमुथ मेज़र करने के लिए हमें कोई स्ट्रेट पीस चाहिए। ये वुड भी हो सकता है, स्टील भी हो सकती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जिससे हम सन को जो है वो बाइसेक्ट कर सके, उसका एंगल जान सके। ओके, और जो एंगल हमने बनाया है स्केल के साथ सन का, तो उसको वर्टिकल एंगल मेज़र करना है तो ये हम प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे जिसके एंगल से हमें वर्टिकल एंगल मेज़र करेंगे। और फिर हमें अगर नॉर्थ के साथ एंगल मेज़र करना है तो उसके लिए हम कंपास यूज़ करेंगे। तो मेनली हमें 3 ऑब्जेक्ट ही चाहिए, जो है वर्टिकल एंगल यानी कि प्रोटेक्टर चाहिए, फिर कोई स्ट्रेट लाइन वाला चीज़ चाहिए, स्केल हो या फिर कोई वुडन स्टिक हो तो वो भी चलेगी। और हमें नॉर्थ के विथ रिस्पेक्ट में एंगल मेज़र करना है तो हमें ऐसा कोई कंपास चाहिए। ओके, तो अब हमें सन का एजीमुथ मेज़र करना है तो सबसे पहले मेरे पास स्केल है, तो स्केल को मैं ऐसे बाइसेक्ट करूँगा ताकि मुझे जो है ऐसी लाइन ना दिखे, ऐसे एक सिंपल पॉइंट सा दिखे। ठीक है, आपके पास अगर कोई पेन है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ बाइसेक्ट करना है ताकि स्ट्रेट हो जाए। जब आपको पेन का जो है प्लान डॉट जैसा होता है, मिनिमम जो है उसका साइड व्यू हो जाता है, तो आपको पता चला जाएगा कि वो है एकदम सन की डायरेक्शन में। ओके, ऐसा जब होगा तब अगर आप शेडो के अंदर देखते हैं तो क्या होगा, ये जो शेडो है वो एकदम ही पॉइंट हो जाएगा। अगर हम स्केल करते हैं फॉर एग्जांपल बाइसेक्ट करने के लिए सन को,
तो हम क्या करेंगे, आप इसका शेडो देख सकते हैं। अभी अर्ली मॉर्निंग है तो शेडो बहुत ही पीछे जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। अब अगर आप इसका शेडो देखेंगे तो हमें इस शेडो को है वो मिनिमम करना है, पीछे ना जा पाए। आप देख सकते हैं इसका जो शेडो है अभी अप है। ओके, तो अब इसका शेडो जो है वो मिनिमम हो जाए, यानी कि डॉट में हो जाए, वो एंगल हमें चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शेडो है अभी लंबा हो गया है, शॉर्ट हो गया है। ओके, तो इस शेडो को मुझे मिनिमम शेप नहीं लाना। मिनिमम शेप तभी आएगा जब इसका जो एंगल है सन के साथ वो एग्जैक्टली बाइसेक हो जाएगा। तभी ये जो एंगल है वो एकदम ही सन के लाइन में है। तो अब जो यहाँ पे एंगल है वर्टिकल एंगल, वो मुझे मेज़र करना है। तो मैं अभी रेंजिंग करवा रहा हूँ फिर से स्केल का, ताकि मैं इसका वर्टिकल एंगल मेज़र कर सकूँ। तो आप यहाँ पे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जो है उसका शेडो जो है उसको मुझे मिनिमम करना है। ओके, अभी जो शेडो है वो स्केल का 0 जितना, यानी कि मिनिमम हो गया है। तो अब जो ये वाला एंगल है दोनों के बीच का, वो मुझे मेज़र करना है, ये जो वर्टिकल एंगल है। तो ये जो है वो सन का अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रोट्रैक्टर रखूँगा। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल के विथ रिस्पेक्ट में एंगल है वो मुझे मेज़र करना है। तो मैं अभी सिंपली इसे स्ट्रेट ले लेता हूँ, ताकि जो है इसका एंगल 0 0 हो जाए। ओके, और इसका जो शेडो है वो भी आपको देखना है, वो यहाँ पे मिनिमम हो रहा है। यहाँ पे बेस है इसलिए मैंने यहाँ पे स्केल रखी है। तो आप अभी देख सकते हैं 21 डिग्री जितना है। ओके, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, स्केल को उसी एंगल में नीचे रख देना है, ताकि हम उसका जो है वो नॉर्थ के साथ एंगल ले सकें। अब ये जो लाइन है उसके ऊपर ही एग्जैक्ट जो है वो सन होगा। तो उसके ऊपर हमने बाइसेक किया और उसका वर्टिकल एंगल जो मेज़र किया है वो हम नोट कर लेते हैं 21 डिग्री जितना। तो एल्टीट्यूड है वो 21 डिग्री हुआ। अब हमें एजीमुथ चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्थ के विथ रिस्पेक्ट में एंगल मेज़र करना है। ओके, तो नॉर्थ के विथ रिस्पेक्ट में हम जब एंगल मेज़र करते हैं तो वो हमारा एजीमुथ होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्केल तो है ही, तो अब हमें कंपास का यूज़ करना है ताकि हम मेज़र कर सकें। लेकिन जो स्केल है वो थोड़ी सी मैग्नेटिक होती है, तो जो हमारा कंपास है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नॉर्थ देख रहे हैं, अगर मैं स्केल के ऊपर रखूँ, देखा थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉन मेटालिक जो है ऑब्जेक्ट उसका यूज़ करेंगे। स्केल की लाइन में मैंने रख लिया, स्केल ले लेता हूँ मैं। ओके, अब इसका जो है मुझे नॉर्थ के विथ रिस्पेक्ट में एंगल मेज़र करना है। पहले मैं नीडल को सेटल होने दूंगा ताकि एग्जैक्टली मेज़र कर सके। नीडल जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो गई है। तो आपकी जो पेन की लाइन है उसको आपको देखना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर 100 जितनी लाइन है, वहाँ पे बाइसेक हो रही है पेन की लाइन, यानी कि इससे थोड़ी सी राइट साइड में है। ये है 110 डिग्री जितनी। तो हमारा जो एजीमुथ है, जो हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेज़र कर रहे हैं अभी, तो नॉर्थ से 110 डिग्री की ओर जो है वो हमारा सन है। ओके, तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा एजीमुथ है 110 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। तो आप यहाँ पे लग सकते हैं कि ये हमारा जो है वो 110 डिग्री है, और जो हमारा एल्टीट्यूड था वो था 21 डिग्री। ओके, तो इसी तरीके से आप सन का जो मेज़र किया है उसी तरीके से मून का भी और किसी स्टार का भी एजीमुथ जो है वो मेज़र कर सकते हैं। ओके गाइस, दिन के टाइम में हमने जो सन था उसका एजीमुथ एंड एल्टीट्यूड फाइंड किया था। तो अब अभी शाम का टाइम है और अब मेरे पीछे जो है वो मून भी देख सकते हैं। तो अभी हम उसका जो है वो एजीमुथ एंड एल्टीट्यूड दोनों ही फाइंड करेंगे। अब मेरे पीछे शायद देख सकते हैं जो है वो मून। तो उसके लिए हमें सेम इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो एक स्केल है और एक कंपास है। ओके, आप डायरेक्ट कंपास पे भी अपना जो एजीमुथ है
उसको फाइंड कर सकते हैं। रफली अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन है वो सेट करनी है, फिर जहाँ पर आपका का मून है उस डायरेक्शन में आपको रोटेशन लेना है। ओके, तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते होगे शायद, सॉरी, ओके, मून है उसकी डायरेक्शन में ही है यहाँ पे मेरा कंपास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने डिग्री है, 280 माइनस 360, तो उसका होगा 80 डिग्री। तो ये जो अभी मून देख रहे हैं आप, तो उसका जो एजीमुथ है वो 80 डिग्री है। लेकिन अगर हमें अल्टीट्यूड चाहिए तो हमें जो वर्टिकल एंगल है उसे मेज़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्केल यूज़ करेंगे, और प्रोटेक्टर में अपने फ़ोन के अंदर जो ऐप है उसको ही यूज़ करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रोटेक्टर की ऐप स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये मैंने प्रोटेक्टर की ऐप स्टार्ट कर दी। तो आप यहाँ पे मून देख सकते हैं। तो अभी मैं जो स्केल है अपनी वो मून की डायरेक्शन में रखूँगा डायरेक्टली, और जो अपना कंपास है वो इस स्केल के डायरेक्शन में रखूँगा, ताकि मुझे पता चले कि जो इंक्लिनेशन है स्केल का वो कितना है। ठीक है, तो अभी जो स्केल है, ओके, और यहाँ पे अगर आप मून देख सकते हैं शायद, तो अब मैं अपनी जो स्केल है उसे एग्जैक्टली मून की डायरेक्शन में रखूँगा रफली, ताकि मुझे रफली आइडिया चले। अगर आपको एग्जैक्टली मेज़र करना है तो आपको थियोडोलाइट या फिर टोटल सेशन यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जैक्ट एंगल में मेज़र कर सकें। ठीक है, तो रफली जो स्केल है वो मैंने मून की डायरेक्शन में रख दी है। अब मैं जो अपना फ़ोन है उसको इंक्लाइन कर रहा हूँ स्केल की डायरेक्शन में। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं स्केल की जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री का है। ओके, तो ये जो मून है उसका जो इंक्लिनेशन है, ओके, वो 30 डिग्री तक का है। यहाँ पे आप रेड लाइन के अंदर देख सकते हैं शायद। ओके, यहाँ तक का था। ओके, अब अगर हमें इसी स्केल के अंदर से, फॉर एग्जांपल फिर से मैं करता हूँ, ये जो स्केल है उसको मैं मून की डायरेक्शन में सेट करूँगा। ओके, और फिर इसे मैं ऐसे ही प्लेस कर देता हूँ। और फिर से अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन के मुताबिक इसके ऊपर मेज़र करना है तो हमें चाहिए होगा कंपास। ओके, तो मैं यहाँ से कंपास लेता हूँ, इसके ऊपर प्लेस करता हूँ। ओके, अब मैं फ्लैश लाइट शुरू कर रहा हूँ अपने फ़ोन की, ताकि आपको इजीली दिखाई दे। कि आप देख सकते हैं जो भी नॉर्थ डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में है। ओके, अब मैं जो स्केल है उसकी डायरेक्शन में इस नॉर्थ को ले जाऊँगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने डिग्री जो है वो इंक्लिनेशन है। कि अब आप शायद यहाँ पे एंगल देख सकते हैं, नॉर्थ जो है मैंने स्केल की डायरेक्शन में रख दिया है। तो यहाँ पे जो डिग्री दिखा रहे हैं 200, ओके, 200 टू 360। अभी जो स्केल है वो थोड़ी मैग्नेटाइज लग रही है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर, तो मैं पैरेलली यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 260 है। ठीक है, 260 280। अगर हम 280 लेते हैं तो इसका जो एंगल है वो 80 डिग्री होगा। अगर 260 लेते हैं तो 100 डिग्री चला। ओके, तो अभी जो आप मून देख रहे हैं ऊपर मेरे ऊपर, ओके, तो उसका जो है वो इंक्लिनेशन, जो एल्टीट्यूड है मून का वो है 30 डिग्री, और जो एजीमुथ है मून का वो है 80 डिग्री टू दी 100 डिग्री। ओके, इसी सेम तरीके से आपको अगर स्टार से या किसी और चीज़ का भी मेज़र करना है तो आप इजीली मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा एनिमेशन देखते हैं, जिसके ऊपर से हमें स्केच ड्रॉ करना है और उसके ऊपर से हम डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पर दो एंगल से दिया गया है, एलिवेशन एंड प्लान एंगल से। तो एलिवेशन में जो हो रहा है वो भी टॉप व्यू से प्लान के अंदर होगा। तो इसके अंदर जो है कैलेस्टियल स्फीयर है, जेनिथ है, इक्वेटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ है, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है, वो सारी की सारी चीज़ें दिखाई गई। ओवर सर्कल है जो अभी हमें डेफिनेशन के अंदर देखनी है। प्राइम मेरिडियन है, इक्लिप्टिक है, फिर ग्रीनविच ओवर एंगल है। तो वो सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे। अभी जो आपने एनिमेशन के अंदर जो स्केच देखा वो यहाँ पर भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको बाद में ड्रॉ करना है तो।
ये एलिवेशन का स्केच है और नेक्स्ट जो स्केच है वो है प्लान का स्केच। तो दोनों के दोनों स्केच अगर आपको स्केच से याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन वाइज हमको जल्दी मेमोराइज नहीं हो सकता है, तो स्केच हमें हेल्पफुल रहेगा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन। डेक्लिनेशन: The declination of a celestial body is the angular distance measured from the equator to the celestial body along the arc of an hour circle. It is considered positive in north direction and negative in south direction. Okay. तो celestial जो हमारा declination है, तो declination मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर गूगल के थोड़े से स्केच है ताकि हमें पता चले कि declination क्या है। तो यहाँ पे डेक्लिनेशन की जो डेफिनेशन है हम फिर से देखते हैं। डेक्लिनेशन ऑफ कैलिस्टियल बॉडी इज एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इक्वेटर। ओके, तो हमारा जो इक्वेटर है फॉर एग्जांपल, तो उसके रेफरेंस में हम कोई एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी कि एंगल के अंदर हम रेडियंस या फिर डिग्री के अंदर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं विथ रेफरेंस टू आवर सर्कल, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेक्लिनेशन। अगर हम नॉर्थ के रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा जो है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर साउथ के रेफरेंस में हम मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा जो है वो नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इक्लिप्टिक: द ग्रेट सर्कल अलोंग विच द सन अपीयर्स टू मूव अराउंड द अर्थ इन द ईयर इज कॉल्ड इक्लिप्टिक। तो उसकी भी हम गूगल इमेजेस देखते हैं ताकि हमें जल्दी से आइडिया है। तो अर्थ के अंदर कोई एक ऐसा प्लेस होता है कि जब ईयर के अंदर हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो अर्थ के अराउंड रोटेशन ले रहा है। सन अपीयर्स टू मूव अराउंड द अर्थ इन a year is called ecliptic। तो इक्लिप्टिक ऐसी पॉइंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट है, यानी एक्सिस है, ग्रेट सर्कल भी कह सकते हैं, कि जिस जहाँ पर से हमें लगता है कि जो सन है वो हमारे अर्थ के रोटेशन ले रहा है, तो वो जो है उसको हम इक्लिप्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो इक्विनोक्टियल पॉइंट्स: द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्लिप्टिक सर्कल with the equatorial circle are known as equinoctial point. The point at which the sun transits from southern to northern hemisphere is known as first point of Arisis, and from north to south hemisphere as first point of Libra. Okay, तो इक्विनोक्टियल पॉइंट है, यहाँ पर उसकी भी गूगल इमेजेस दी गई है। ओके, तो हमने जो अभी इक्लिप्टिक देखा था उसके अंदर के जो पॉइंट है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्टिक इक्विनोक्टियल पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है वो दिखा दिए। कैलेस्टियल स्फीयर जो है ग्रीन के अंदर दिखाई गया है, और जो पर्पल कलर के अंदर दिखाई गया है इक्लिप्टिक। ओके, तो दोनों के दोनों जो यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनोक्टियल पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, राइट एसेशन। The right ascension of the celestial body is angular distance along the arc of the celestial equator measured from the first point of Arisis to the foot of our circle. It is measured from east to west direction, that is anti-clockwise in northern hemisphere. Okay, तो right ascension क्या है वो यहाँ पर गूगल इमेज से हमें इजीली पता चल सकता है कि राइट ascension क्या है। तो हमारा फॉर एग्जांपल जो है आवर सर्कल है, उसके रेफरेंस में हम जो है वो हमारा एरेसिस का जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, उसके रेफरेंस में अगर हम कोई एंगल मेजर करते हैं तो उसे हम राइट एसेसियन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन, प्राइम मेरिडियन। ओके, तो प्राइम मेरिडियन जो है वो द रेफरेंस मेरिडियन दैट पासिस थ्रू द रॉयल नेवल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड, इट इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, तो जो इंग्लैंड है उसके अंदर हमने जो लॉन्जिट्यूडल लैटिट्यूड के जो टाइम मेरिडियन सेट किए हैं, तो इंग्लैंड के ऊपर से जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन पसार होता है, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच इंग्लैंड जो रॉयल लेवल है, तो उसके अंदर से जो प्राइम मेरिडियन पसार होता है तो उसके रेफरेंस में जो है सारे के सारे हम एंगल मेजर करते हैं, तो उसे जो बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अगर आपने प्राइम मेरिडियन के फोटोग्राफ्स नहीं देखे तो इंटरनेट के अंदर आप सर्च करके देख सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन के वहाँ पर एक छोटा सा जो है वो म्यूजियम जैसा भी है, जैसे वहाँ पे अर्थ की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे समझाई गई है। यहाँ पे ये इमेज है उस लोकेशन की प्राइम मेरिडियन की जो है वो।
वे तो जो ये लाइन है ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है। लॉन्जिट्यूड एंड लेटीट्यूड, ये जो हमने लास्ट पोर्शन में देखी थी लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड की डेफिनेशन वही है सेम। Longitude. The longitude of an observer station is the angular distance measured along the equator from the prime meridian to the observer's meridian. It varies from 0 degree to 180 degree east and 0 degree to 180 degree west. अब latitude देखते हैं. The latitude of an observer station is the angular distance measured along the observer's meridian from the equator to the zenith point. It varies from 0 degree to 90 degree north and 0 degree to 90 degree south. ओके, तो लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड जो हमने वीडियो देखा था सेम ही है। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। आवर एंगल, लोकल एंगल, ग्रीनविच आवर एंगल है एंड स्फेरिकल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले जो है वो हम आवर एंगल देखते हैं। Our angle of a celestial body is the angle at the equatorial plane measured westward from the meridian to the hour circle passing through a celestial body. Okay, तो अब हम यहाँ पे आवर सर्कल जो है वो लोकेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन आवर एंगल जो है उसके रेफरेंस में भी प्राइम मेरिडियन है, उसके रेफरेंस में जो एंगल मेजर किया है ये ब्लू लाइन वाली है, तो उसको हम आवर सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट है लोकल आवर एंगल, द एंगुलर डिस्टेंस of a celestial body measured westward from the point of intersection of the equator and the meridian of the observer to the foot of our circle passing through a celestial body. जो आवर एंगल लोकल आवर एंगल है वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप लोकल आवर एंगल जो यहाँ पे एंगल है यहाँ से तक गामा तक, यानी कि जो हमारा मेरिडियन है वहाँ तक अगर हम मेज़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू कलर की जो यहाँ पे लाइन है उसको हम बोलेंगे लोकल आवर एंगल। ओके, अगर हम ग्रीनविच आवर एंगल देखें, एन एंगल दैट इक्वेटोरियल प्लेन मेजर्ड वेस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम ग्रीनविच मेरिडियन टू द आवर सर्कल थ्रू अ कैलेस्टियल बॉडी, यानी कि ग्रीनविच जो मेरिडियन है उसके रेफरेंस में हम कोई मेजर करते हैं आवर एंगल मेरिडियन तक, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन तक, वो हमारा हो जाएगा GHA, यानी कि ग्रीन बीच आवर एंगल। नेक्स्ट है स्फेरिकल ट्रायंगल, जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टर्म के अंदर देखा था। एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल सिस्टम जो देखी थी वही है। जो हम कोई भी स्फीयर के ऊपर ट्रायंगल लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल, यानी कि द ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द कैलेस्टियल स्फीयर इज नोन एज स्फेरिकल ट्रायंगल। ओके, तो आप यहाँ पे भी कोई ट्रायंगल देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल में बने हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल ट्रायंगल। अब जो है वो हम एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल देखते हैं। जो स्फेरिकल ट्रायंगल है वही है एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल। द स्फेरिकल ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द आर्क ऑफ ऑब्जर्वर्स मेरिडियन वर्टिकल सर्कल एज वेल एज आवर सर्कल थ्रू द सेम celestial body is known as astronomical triangle. The vertices of an astronomical triangle are zenith point Z, celestial pole P and the celestial body S. ओके, यहाँ पर Z, S and तीसरा जो पॉइंट है P, वो तीनों की तीनों आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं। ओके, एंड thus determined as ZPS triangle. ओके, यहाँ पे जो ट्राइंगल है एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल ZPS triangle. In each astronomical triangle there are 6 important elements. 3 of them are the 3 sides and other 3 are the 3 angles of the triangle, यानी कि जो 3 साइड है और 3 एंगल्स हैं वो 6 कंपोनेंट जो है वो ट्राइंगुलेशन सिस्टम के अंदर इम्पोर्टेंट है। It is important to know these elements as some of these will be required to be observed in field and other are to be computed to find the position direction of celestial body. अब हम एक छोटा सा एनिमेशन देखते हैं, एनिमेशन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल जो अभी हमने देखा उसका, ताकि हमें आइडिया आए कि एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल क्या है और कैसे जनरेट होता है।
ये जो हमारा है वो है ZPS वाला एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल। तो जो सेम स्केच एनिमेशन में हमने देखा वो यहाँ पे दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अगर एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल के बारे में कुछ लिखना है तो इस स्केच की मदद से आप लिख सकते हैं। ओके, अब एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल था, उसके अंदर जो माइनस बेसिक्स जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। पोलर डिस्टेंस यानी कि जो P पॉइंट है और S पॉइंट है उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम पोलर डिस्टेंस कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कैलेस्ट्रियल पोल P to the celestial body S along the hour circle is known as polar distance. It is also known as co-declination and it is designated by P is equal to 90 degree minus delta. Okay, so is equal to 90 minus D, where D is the declination of the celestial body S. नेक्स्ट है जेनिथ डिस्टेंस ZS, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ZS वह होगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से S से S तक का वो H है, तो 90 माइनस H होगा यहाँ पे। तो जेनिथ डिस्टेंस ZS, द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स जेनिथ Z to the celestial body S along the vertical circle is known as zenith distance. It is also known as co-altitude and it is designated by Z 90 minus H, where h is the altitude of celestial body, यानी कि जो celestial body की जो altitude है उसको हम 90 में से डिडक्ट कर देंगे तो जो है हमारा जेनिथ डिस्टेंस हमें मिलेगा 90 माइनस एच। को अल्टीट्यूड यानी कि ZP अगर हमें फाइंड करना है तो द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर्स जेनिथ to the celestial pole along the observer's meridian is known as co-altitude and it is given by 90 degree minus f, where f is the latitude of the observer. ओके, तो जो ऑब्जर्वर है उसका जो लेटीट्यूड है उसको अगर हम 90 में से डिडक्ट करते हैं तो वो हमें मिलेगा को अल्टीट्यूड यानी कि ZP डिस्टेंस मिलेगा। तो एक छोटा सा एनिमेशन है वो हम देखते हैं। कि यहाँ पर ZP एंड SP तीनों के तीनों जो पॉइंट है यहाँ पे दिखाए गए आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है अगर हम स्फीयर के ऊपर ले तो वो हमारा हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल। यहाँ पे वही जो एनिमेशन था उसकी एक स्केच दी गई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल के अंदर अलग अलग जो हमने देखे थे Z, P एंड S, तो उसके जो एंगल होते हैं तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। एंगल Z, द एंगल एट द जेनिथ A is measured from the observer's meridian to the vertical circle passing through the celestial body in a plane parallel to the observer's horizon. It is nothing but the azimuth of the celestial body. It is measured clockwise from the observer's meridian and its value ranges from 0 to 360 डिग्री। ओके, तो जो भी हम एजिमुथ जेनिथ जो हम मेजर करते हैं किसी भी पॉइंट का तो वो जो है वो हमारा एंगल Z हो जाएगा। अब एंगल P हम देखते हैं। द एंगल at the pole P is measured from the observer's meridian to the hour circle passing through the celestial body in a plane parallel to the equatorial plane. It is nothing but 360 degree minus h, our angle of the celestial body. Our angle is measured clockwise from the upper branch of the observer's meridian, यानी कि जो हम यहाँ से मेजर करते हैं साउथ S पॉइंट की Z वाला जो पॉइंट है वहाँ से क्लॉकवाइज अगर हम मेजर करते हैं तो वो जो हमें पॉइंट मिलता है वो हमारा हो जाएगा एंगल P। ओके, तो टोटल हम देखें तो 360 डिग्री है, सर्कुलर है, तो 360 डिग्री और जो ये है आवर सर्कल है तो उसको हम 360 डिग्री में से डिडक्ट करेंगे तो जो यहाँ का जो इंटरनल पॉइंट है Z एंड S के बीच का वो हमें एंगल मिलेगा एंगल P। नाउ अब हम देखते हैं एंगल S। एंगल एट celestial body between the our circle and the vertical circle passing through the celestial body, it is known as parallactic angle। ओके, तो एंगल S जो है वो क्या है, कैलेस्टियल बॉडी के बीच में से जो ओवर सर्कल और वर्टिकल सर्कल पास हो रहा है तो उसके बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल S बोलते हैं। हम एक्स्ट्रा के अंदर जो
सिमुलेशन वाली वेबसाइट है जिसके अंदर हम सोलर सिस्टम या फिर एजीमुथ या फिर एल्टीट्यूड जो है सारी की सारी सिस्टम एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़फुल है वो जो हम सिमुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग जो है साइट्स देखेंगे। तो फर्स्ट जो साइट है उसके अंदर हम सिमुलेट कर सकते हैं लेटीट्यूड एंड जो एल्टीट्यूड है उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं। तो वो जो साइट है वो astro.unl.udl है। तो आप जो यहाँ पे लिंक लिखी है उसके ऊपर से आप इस साइट पे ऊपर जा सकते हैं। तो आप इसके ऊपर से जो है वो लॉन्जिट्यूड एंड लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड जो है वो आप इसकी मदद से मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको लेटीट्यूड का जो एंगल है साउथ टू नॉर्थ वो आपको डिफाइन करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो लेटीट्यूड का एंगल चेंज होता जा रहा है और आप उसकी मदद से अलग अलग जो एल्टीट्यूड है वो आप मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर जेड, नॉर्थ, एन और एस है। एस के रिस्पेक्ट के अंदर कैसे जो एंगल है यहाँ पे बढ़ और कम हो रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। कि सेम एंगल यहाँ पर जो दिख रहा है वही आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर स्टार को हम रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पे जो स्टार है उसका डिक्लिनेशन है वो एंगल वो आपको डिफाइन करना है। उसके रेफरेंस में अगर आपको मेरिडियन एल्टीट्यूड चाहिए तो वो भी आप मेज़र कर सकते हैं। सन को भी ले सकते हैं एज अ रेफरेंस। सन का डिक्लिनेशन आपको सेट करना है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर कोई प्लेनेट ले सकते हैं आप। ओके, अब जो नेक्स्ट लिंक है सेम वेबसाइट के ऊपर से है, जो राइजिंग सिमुलेशन है, जो मून है या फिर सन है या फिर स्टार है उसका जो राइज होता है तो या फिर सनसेट होता है या सनराइज होता है तो उसका जो है वो हम सिमुलेशन एज पर टाइम भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमें जो है वो कैलेस्टियल स्फीयर दिया गया है जिसके ऊपर जो सन है वो पॉइंट आउट किया गया है कि उसका जो एंगल है वो क्या है। वो हम यहाँ से मैन्युअली चेंज कर सकते हैं उसका एंगल। यहाँ पर से आप जो है डायरेक्टली मंथ भी सेट कर सकते हैं क्योंकि जो सन होता है उसकी जो एक्सिस होती है वो मंथ वाइज चेंज होती है। तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका जो लोकेशन है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर से सन कितने लेटीट्यूड के ऊपर से असर होता है आपको पता चले। ओके, जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है सोलर सिस्टम जो है उसका सिमुलेशन है। तो वो भी हम देखते हैं ताकि हमें पता चले कि इस वेबसाइट के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो ये वेबसाइट है वो आप नोट कर लें, brightonastronomy.com//solar-system.html। यहाँ के ऊपर जो है एक प्लेयर दिया गया है सोलर सिस्टम का, उसका फुल स्क्रीन करके जो है वो सोलर सिस्टम जो है अपनी वो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारी वेबसाइट है astronomy.beamappzone.com है। तो इसके अंदर बहुत सारे सिमुलेशन के ऑप्शन दिए गए हैं, 1 बाय 1 जो है वो हम उसको देखते जाते हैं। तो सबसे पहले है सीजन सिमुलेटर। तो इसके अंदर सनलाइट है, उसका एंगल क्या होगा, और वो सब जो है वो आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सनलाइट जो है उसका एंगल किस समय और किस मंथ के अंदर कैसा होगा। ओके, तो आपको देख सकते हैं सन का एंगल है, उसके मुताबिक जो रेस है उसका एंगल क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो लूनर फेज सिमुलेटर है, NAAP। तो इसको भी हमने जो लास्ट टाइम देखा था उसके जैसा ही है। सनराइज एंड जो फॉलो होता है, और जो मून है उसके अंदर कैसे जो हमारा 1 बाय 1 जो फुल मून होता है और नो मून डे होता है, तो वो कैसे बढ़ता है और कम होता है वो यहाँ पे दिखा गया है। तो आप यहाँ से एनिमेशन की रेट जो है वो स्लो या ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। नेक्स्ट है हमारा मून फेजिस एंड होरिजोन डायग्राम।
Thank you.